हेलो दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं नीलम सौरभ। ये क्या समाज सेवा का चस्का पाल लिया है भाभी आपने। इतनी ठंड में यूं रात को टहलने निकलने की आपकी सनक पहले ही समझ में नहीं आ रही थी, पर अब तो और भी। हर बार टाल जाती हो आप, लेकिन आज बताना ही पड़ेगा। उर्मी ने आज अपने कमरे की ओर बढ़ रही सोनाली को हाथ पकड़कर रोक ही लिया था। नंद के सवाल पर वे जब ठिठक कर खड़ी रह गई, उसके पति करुणेश ने उसे बाह से पकड़ पास खींच लिया और हॉल में जल रहे अलाव के पास अपने बाजू में ही बिठा लिया। कड़कड़ाती ठंड में घर की सारी युवा पीढ़ी वहां बैठी हुई थी। सब उसका मुंह देखने लगे तो वे एकदम से सकुचा उठी। क्या बताएं, किन शब्दों में बताएं कि घर के लोग समझ सकें। परेशान होकर वे यही सोचे जा रही थी। सुंदर सुशील सोनाली साल भर पहले जैसे ही सरकारी बैंक में ऑफिसर बनी थी, उसके लिए रिश्तों की कतारें लग गई थीं, जिनमें से एक करुणेश को सुयोग्य वर जानकर माता पिता ने उसके साथ अपनी लाडली को ब्याह दिया था। बड़े धूमधाम से विवाह के सारे संस्कार हुए और सोनाली विदा होकर अपने नए घर आ गई थी। मायके की तुलना में ससुराल अति संपन्न था और ससुर जी के दो अन्य भाइयों का परिवार भी साथ ही रहता था, यानी कि संयुक्त परिवार की नई नवेली बहुरानी बनकर आई थी वे। वैसे तो सब कुछ सहज स्वाभाविक ढंग से ठीक चल रहा था, किंतु सोनाली की कुछ आदतें ससुराल वालों को बहुत असामान्य लगती थीं, जैसे अपने खाने पीने, घूमने फिरने या फिर मूवी थिएटर जैसे केवल ऐश मौज के लिए किए जाने वाले खर्चों में भरसक कटौती करती दिखती थी वे। कभी कभी तो इस हद तक कि पीठ पीछे लोग उसे कंजूस की उपाधि दे देते थे। मगर वही सोनाली जब कभी सुपरमार्केट जाती या कहीं और घर परिवार के लिए खरीदारी के लिए जाती, तो कभी 8-10 पीस पतले कंबल खरीद कर रख लेती, कभी सस्ती साड़ियाँ तो कभी बिस्किट, टोस्ट आदि के पैकेट बिना के कारण ले लेती और अपने पास ही संभाल कर रख लेती। सबको पहले तो लगता था कि शायद मायके में इसने गरीबी देखी है, इसीलिए कंजूसी और सस्ते सामान खरीदने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन अब जब इतनी बड़ी अफसर बन गई है, घर भी भरा पूरा है, फिर अब क्यों? फिर भी नई बहू ज्यादा पूछताछ या टोका टोकी से बुरा ना मान जाए, सोचकर सभी समझदारी दिखाते चुप ही रह जाते थे, मगर कौतूहल तो बना ही रहता था। फिर सोनाली हफ्ते में 2-3 बार रात का खाना खाने के बाद जिद करके अपने पति के साथ ठंडी रात में टहलने निकल जाती। तब तक सभी बड़े बुजुर्ग अपने अपने कमरों में सोने जा चुके होते थे। परिवार के सारे बच्चे बीचों बीच वाले बड़े हॉल में अलाव जलाकर घंटा भर हंसते बतियाते मस्ती करते रहते थे। शुरू में करुणेश को कोफ्त होती कि सारी दुनिया जब गर्म रजाई में दुबकी हुई या आग के सामने बैठ सर्दी का मजा ले रही है, इन मोहतरमा को इतनी ठंड में वॉक या आउटिंग की पड़ी रहती है। मगर नई नवेली पत्नी को रुखाई से मना करते उससे बनता नहीं था। अंततः बेमान से साथ चला जाता। फिर धीरे धीरे वे भी सोनाली के रंग में रंगता चला गया था। बिना कुछ कहे साथ हो लेता। घर में सबको इस बात से भी अचंभा होता। सोनाली घर से निकलते समय एक बैग ले लेती। रास्ते में सड़क के दोनों तरफ निगाहें फेरती जाती। कोई फुटपाथ पर ठिठुरता बैठा दिखता या खुले में बिना कुछ ओढ़े सोया हुआ दिखाई देता, बैग से कंबल या शॉल निकाल कर उड़ा देती और बिना कुछ कहे सुने आगे बढ़ जाती। कांपते ठिठुरते बच्चे आग जलाकर बैठे दिखते या भूख से बिलबिलाते कुत्ते, छोटे पिल्ले कहीं दिख जाते। सोनाली बिस्किट, टोस्ट के पैकेट फाड़कर सबको बांटती बढ़ती चली जाती। घर लौटकर जब अलाव सेकते घर के अन्य सदस्य उन्हें तिरछी नज़र से देखते, आपस में मुस्कुराते, बिना कुछ बोले सोनाली सीधे अपने कमरे में घुस जाती। करुणेश भी चुपचाप उसके पीछे चला जाता। पीछे से सबके खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई देती। आपके टहलने जाने का रहस्य तो पता चल गया है,
अब समाज सेवा का राज भी बता ही दो भाभी। सोनाली की तंद्रा भंग हुई। उसने पाया बड़ी नंद उर्मी तो आज पीछे ही पड़ गई थी। कल करुणेश भैया से उसे सब कुछ पता चल गया था। जब बाहर से टहल कर लौटने के बाद सबने जबरन पकड़कर उसे साथ ही बिठा लिया था। कड़ाके की ठंड में भाभी के घूमने निकलने का राज जानकर करुणेश के सभी भाई बहनों को सख्त हैरानी हुई थी। भरी जवानी में भाभी बड़े बूढ़ों की तरह धर्म कर्म से पुण्य कमाने वाली सोच रखती हैं या फिर खुद को कुछ ज्यादा ही कूल दिखाना चाहती हैं। कल से सब यही सोच रहे थे। सोनाली पहले तो मौन धारण करके बैठी रही, लेकिन जब छोटी नंद, सुमी और चचेरा देवर अभी भी उसके पास सिमट आए, सहानुभूति के साथ पूछने लगे, वे विचारपूर्ण मुद्रा में बोली, ठीक है, आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो बताने की कोशिश करती हूँ, मगर वादा करिए कि सब कुछ सुनकर मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे। कोई भी हंसी उड़ाने की सोचेगा तो मेरी तरफ से मार खाएगा। तुम इसकी चिंता ना करो डियर, करुणेश ने पत्नी का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। सोनाली अपना अतीत याद करती हुई बताने लगी, आप लोगों को तो पता ही है कि 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की हूँ मैं। मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, मगर तनख्वाह छोटी थी। 8 लोगों का परिवार था, दादा दादी, माँ पापा और हम 4 भाई बहन। गरीबी गुजारा वाली हालत थी, सिर ढापो तो पांव उखड़ जाते थे। पापा एक बात पर शुरू से अड़े हुए थे, चाहे पेट काट कर पढ़ाना पड़े, लेकिन मेरे 4 बच्चे पढ़ेंगे ज़रूर, जितना चाहेंगे। हम सब भाई बहनों को घर के बड़ों की ऊंची सोच प्रेरणा देती थी कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी सहन करना पड़े, अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाना ही है। इंटर के बाद पढ़ाई के लिए मुझे पास वाले शहर के हॉस्टल में रहना पड़ा, क्योंकि रोज 40 किलोमीटर बस से आना जाना सहज नहीं था। ये भी एक तरह से अच्छा ही हुआ था। छुट्टियों में कई बार मैं हॉस्टल से बस द्वारा घर अकेली आ जाती, वापस भी चली जाती, तो ऐसे कहीं बाहर आने जाने सफ़र करने में आत्मनिर्भर हो गई थी, जो उन दिनों बहुत ज़रूरी भी थी। पापा की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी और माँ नितांत घरेलू महिला। दोनों बहनें खुद ही छोटी थीं और भैया वे आप ही घर बाहर के 100 कामों में पहले से उलझे हुए रहते थे। ग्रेजुएशन की आखिरी साल की परीक्षा के बाद मैंने 3-4 परीक्षाओं के फॉर्म भरे थे, जिसमें से एक स्टेट बैंक की नौकरी के लिए था, जिसकी परीक्षा भोपाल में होनी थी। भैया ने मेरा ट्रेन में रिजर्वेशन करवा दिया था और माँ और बहनों ने पूरी तैयारी करके दे दी थी। रास्ते के लिए खाना, पराठे, अचार और सूखी सब्जियाँ, ओढ़ने बिछाने के लिए चादर, कंबल, शॉल आदि सब कुछ। पापा के साथ मैं समय से पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। 2 दिन बाद भैया की खुद परीक्षाएं थीं, वे भी तैयारी में जुटे हुए थे। मेरे साथ जा नहीं सकते थे, भले ही मुझे इस बार बहुत दूर की यात्रा करनी थी। चूँकि हमारे कस्बे से रेल लाइन नहीं गुजरी थी, तो सबसे पास वाले रेलवे स्टेशन तक बस या अपने निजी वाहन से जाना पड़ता था। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि मेरी ट्रेन लेट हो गई है, जिसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। हम दोनों पिता पुत्री परेशान हो गए। इंतज़ार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था, लेकिन उसकी भी एक सीमा थी। अनाउंसमेंट द्वारा बार बार सूचना दी जा रही थी कि किसी तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन के और अधिक विलंब से आने की संभावना है। इंतज़ार करते करते पापा की ज़रूरी दवाई का समय पार हो गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। मुझे उनकी सेहत को लेकर बहुत चिंता होने लगी थी। अतः मैंने पापा से लेडीज रेस्ट रूम तक सामान सहित चलने को कहा और वहां पहुंचकर पापा को जबरन घर वापस भेज दिया। रेलवे स्टेशन पर कई और लड़के लड़कियां मिल गए थे, जो परिचित तो नहीं थे, मगर वे भी मेरी तरह परीक्षा देने ही जा रहे थे। मैं उनके साथ ही हो ली।
ट्रेन की राह तकते तकते अधिकांश की आंखें बोझिल हो चली थीं, पर सो जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकती थी, तो किसी तरह जागती ही रही। स्टेशन के उस बंद रेस्ट रूम में भीड़ के कारण या फिर उबाऊ प्रतीक्षा के कारण मुझे गर्मी और बेचैनी लगने लगी थी, तो मैंने पतले आधी बाजू वाले स्वेटर को छोड़कर मफलर और मोटे शॉल को कंबलों वाले बैग में ही भर दिया कि जब गाड़ी चलने पर ठंड लगेगी उड़ लूँगी। हमारी वे गाड़ी रात को 12 बजे आखिर आ ही गई। नींद के झोंकों के कारण या फिर अनाउंसमेंट की आवाज़ पर ध्यान न दे पाने के कारण मुझे लगा गाड़ी बिना सूचना के अचानक आ पहुंची है। पूरे स्टेशन में एक अफरा तफरी सी मच गई थी। उस भीड़ भाड़ की आपाधापी में ट्रेन में चढ़ते समय मेरा सर ट्रेन के गेट के खत्ते से टकरा गया। कुछ पल के लिए दिमाग पूरा सुन्न हो गया, लेकिन भीड़ के धक्के से मैं भी बोगी के अंदर पहुंच गई। इसी बीच गर्म कपड़े, कंबल और खाने वाला बैग कहाँ छूट गया या फिर गिर गया, मुझे कुछ होश नहीं रहा। बीच सफ़र में रात के 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे कि अचानक किसी तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन धीमी होती हुई रुक गई। पता चला कि कोई बड़े खतरे वाली समस्या आ गई है। ट्रेन किसी जगह सूने जंगल वाले इलाके में रुक कर फंस सकती है। इसी परेशानी के कारण शायद ट्रेन लेट हुई थी। अब यहाँ से सबसे पास वाले यार्ड में जाकर रुकेगी, फिर खराबी सुधरने के बाद अपने गंतव्य को जाएगी। मतलब और कई घंटों की देर होनी तय थी। फिर कहीं से जानकारी मिली कि पीछे दूसरी ट्रेन आ रही है। जिन यात्रियों को जल्दी है वे उसमें सवार हो सकते हैं। उसके भरोसे 20 से 30 लोग उतर गए और ट्रेन यार्ड को जाने आगे बढ़ गई। जनवरी का पहला सप्ताह, घने जंगलों वाला बियाबान सा स्थान और आधी रात के बाद का ऐसा समय। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था जो हड्डियों के साथ रूह को भी कपाए दे रहा था। उस छोटे से स्टेशन में मुश्किल से 4 सीमेंट की बिना शेड वाली बेंच बनी हुई थी, जिस पर यात्रियों का एक झटके में कब्जा हो गया था। शेष लोग नीचे प्लेटफॉर्म पर ही कुछ ओढ़ बिछाकर किसी तरह सुकड़ कर बैठ गए थे। मैं भी कितनी देर खड़ी रह पाती, थक कर ठंडे प्लेटफॉर्म पर अपना स्कार्फ बिछाकर बैठ गई थी। अपना छोटा बैग मैंने दोनों बाहों से भींचकर पकड़ लिया था, जिसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और किताबें ही थीं। धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ कि जैसे ठंड के कारण मेरा शरीर अकड़ कर सुन्न हो रहा है। भरसक दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर उन्हें गर्म करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सब बेकार सिद्ध हो रहा था। हाइपोथर्मिया के कारण मुझ पर बेहोशी छाने लगी थी। तभी किसी देवदूत की तरह वे बूढ़े बाबा पास आए थे। उनके पास 2 कंबल थे शायद, जिनमें से एक उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे ऊपर डाल दिया था और मेरे सिर पर हल्के से हाथ फेर कर वे आगे बढ़ गए थे। कंबल की मिली गर्मी से जब मेरी थोड़ी चेतना जागी, मैंने देखा कि बिस्किट का एक बड़ा पैकेट भी मेरी गोद में पड़ा हुआ है। पता नहीं ये भी उन्हीं बाबा ने दिया या किसी और ने, कुछ भी याद नहीं था मुझे। उन बिस्कुटों को खाते ही जैसे मेरी जान में जान आ गई थी। फिर लगभग आधे घंटे बाद वो ट्रेन आ गई थी जिसके लिए हम यहाँ रुके थे। लोगों के लिए ये बहुत छोटी घटना होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी थी। अगले दिन वाली परीक्षा में शामिल होने में मैं सफल हो गई थी। मेरे सभी पेपर्स अच्छे गए थे और फिर मेरा सरकारी बैंक के लिए सिलेक्शन हो गया। उस भीषण ठंड में मैं शायद जिंदा ही नहीं बचती उस दिन अगर उन बूढ़े बाबा की नज़र मुझ पर नहीं पड़ती। उनकी इंसानियत और दयालुता की वजह से ही आज सही सलामत हूँ मैं, और ज़िंदगी में इतनी सफल भी। अब वे बाबा तो कहीं मिलने से रहे, इसलिए मैं ऐसे हर इंसान में उन्हें ढूंढ लिया करती हूँ जो निरुपाय ठंड में काँप रहा हो या भूख से तड़प रहा हो। देवर नंदों के साथ उसके सास ससुर भी कब अपने कमरे से निकल पास आकर खड़े हो गए, सोनाली को पता ही नहीं चला था। उसे तालियों की आवाज़ सुनाई दी तो उसने सिर उठाकर देखा। उसके ससुर जी उसकी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखते ताली बजा रहे थे। देखते ही देखते पूरा परिवार ही उनका अनुकरण करने लगा।
फिर तो दोनों चाचा जी और चाचियाँ भी वही आ गईं। सब कुछ जानकर वे भी मुक्त कंठ से बहू की संवेदनशीलता की प्रशंसा करने लगे। अब सोनाली भाव विभोर सी बस सबको देखे जा रही थी और अनायास ही उसकी आंखों से मोती बरसते जा रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।